Good afternoon, children. Sit down. आज हम अपने नए पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस पाठ से हम लोग पूर्व में भी परिचित हैं। Yes, sir. मतलब कि ये पाठ हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है। याद है? Yes, आंटी। कि क्लास 6 में भी यही नाम था, जीवन की प्रक्रियाएं। वहां पर हमने उसको बहुत थोड़ा सा पढ़ा था, केवल हमने जीवन की प्रक्रियाओं का आपको परिचय। लेकिन आज हम आपको हर प्रक्रिया को विस्तार से बताएंगे, सब कुछ उसके बारे में। सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि जीवन किन किन प्रक्रियाओं के कारण जिंदा है, या हमें जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं जरूरी हैं। एक जीव को जिंदा रहने के लिए उसके शरीर में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होनी चाहिए। ऐसे नहीं, एक एक सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया? ऑक्सीजन। एक मिनट, ऑक्सीजन कोई प्रक्रिया नहीं है। ऑक्सीजन तो एक तत्व है जिसकी हमें आवश्यकता है। उस ऑक्सीजन से कौन सी प्रक्रिया होती है? श्वसन, जो सबसे जरूरी है। तो हम लोग लिखें पहली प्रक्रिया, सबसे जरूरी और अहम जो इसने बताई चीज हमें, वो किसी भी जीव के लिए सबसे जरूरी और सबसे अहम प्रक्रिया जो है वो है श्वसन। आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना अगर 30 सेकेंड्स भी हमारे ब्रेन में अगर ऑक्सीजन न जाए तो हम बेहोश और या मृत्यु हो जाए। इसका मतलब कि सबसे जरूरी प्रक्रिया हमारे जो शरीर में होनी चाहिए वो है, जब किसी व्यक्ति या जीव की मृत्यु होती है तो डॉक्टर कैसे पता करता है कि ये मर गया? नाक को छू के, नाक पे ऐसे रख के कि सांस अंदर जा रही है कि नहीं। और जब नहीं जा रही होती है तो हम कृत्रिम सांस भी देने की कोशिश, मुंह से मुंह करके ऐसे फूंक डालते हैं ना कि जाए अंदर ऑक्सीजन, और किसी तरह से फिर अगर ऑक्सीजन मिल जाए शायद वो जिंदा। हम लोग पीठ थपथपाते हैं बच्चे की, जब उसकी बहुत जोर से रोते हैं ना बच्चे तो सांस रोक लेते हैं, मुंह खुल जाता है और दोबारा सांस नहीं आती तो उसकी पीठ ठोकते हैं। जब पीठ ठोकते हैं तो ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और जोर से रोने लगता है, बच्चा ठीक हो जाता है। तो आप समझ गए कि श्वसन। मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूं, ये है हमारा श्वसन तंत्र। अभी दिखा रही हूं। श्वसन तंत्र में आप खुद मुझे बताइए कि आप क्या क्या जो चीजें होती हैं जरूरी होती हैं। फेफड़े, इसमें कुछ दिख रहा है? नहीं, क्या चीज दिख रही है? ये 2 फेफड़े, श्वास की नली, और श्वास की नली ये नाक में खुलेगी, या नाक से सांस अंदर जाएगी, यहाँ 2 में डिवाइड हो जाएगी। ये लाल रंग के 2 फेफड़े हैं। अब दिखा? दिखा? ये किसका है श्वसन तंत्र? ह्यूमन बॉडी, इंसान का, ह्यूमन बॉडी का है। हर जीव में अलग अलग श्वसन तंत्र होते हैं। लेकिन आज अभी मैं पहले सारे प्रक्रियाओं का आज केवल इंट्रोडक्शन देंगे हम कि क्या क्या जरूरी है, फिर उसके बाद उसकी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा बताइए। पोषण। पोषण के अंतर्गत बताइए हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या पोषण, क्या चीज जरूरी है शरीर के लिए? भोजन। गायत्री, पोषण का अर्थ क्या है? भोजन करते हैं क्यों? पोषित करने के लिए, अपने शरीर को खिलाते हैं, पिलाते हैं, ये सब बढ़ने के लिए, जिससे हमें ऊर्जा, जिससे कार्य करने की हमें ऊर्जा मिले। चाहे कोई भी जीव हो, कोई भी इस दुनिया में
बिना पोषण के जिंदा नहीं रहता, बिना भोजन के जिंदा नहीं रहता। इसका भी आज मेरे पास एक चित्र है जिसमें आपको दिखाया गया है कि पोषण में कौन कौन से अंग इस्तेमाल होते हैं, जिसको कि हम लोग पाचन तंत्र भी कहते हैं। हरित पेड़ पौधों को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? नाम, पोषण से ही संबंधित नाम। क्या हम लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? प्रकाश, स्वपोषी। परपोषी तो हम है, परपोषी तो हम है कि हम पेड़ का बनाया हुआ खा लेते हैं। स्वपोषी कि खुद पोषण अपने आप बनाता है, प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना खुद बना। हम लोग तो पकाते हैं। देखिए, खाना बनाते नहीं है, हम लोग खाने को पकाते हैं। दो शब्द अलग अलग है। एक होता है खाने को बनाना, क्या खाने को बना रहे हैं? हम लोग कहते तो यही है, हम चावल बना रहे हैं। क्या तुम चावल बना रही हो? चावल पका रही हो। कच्चा चावल है, उसको पका रही हो। आज तक किसी ने ये नोट नहीं किया। सब लोग यही कहते हैं कि आज क्या करें आंटी, खाना बना रहे हैं। खाने को बनाता कौन है? पौधे। भोजन को बनाता कौन है? पौधे। और खाता कौन है? हम। तो हम लोग परपोषी, भोजन और पौधे स्वपोषी। अब कभी भी आप लोग ये नहीं कहेंगे कि हम खाना बना रहे हैं। आप पौधे नहीं है, आप खाने को पका रहे हैं, भोजन को तैयार कर रहे हैं। समझ गए? जो भाषा बोलते हैं उसको समझो तो बोल क्या रहे हो। और इसमें जो मुख्य अंग है वो आपको दिख रहे हैं। ग्रसिका, द ड्यूडेनम, जिसपे ग्रहणी, जिसमें खाना जाता है, भोजन की नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्न्याशय। ये फिर हम लोग डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। इस तरह से हमने ये जाना कि जो पोषण है वो हम तरह तरह का प्राप्त करते हैं, जिसमें कि सारे पोषक तत्व होते हैं जो मिलके हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ये सब चीजें हमें भोजन से प्राप्त होती हैं और इसी चीज को हम लोग पोषण कहते हैं। और थर्ड, उत्सर्जन। ये थोड़ा हिंदी का कठिन शब्द लग रहा है। और क्या इसका अर्थ किसी को पता है? बता, सही कह रही हो, बता। शरीर में से गंदगी को निकालना, बाहर फेंकना उत्सर्जन है। कि हम लोग दिन भर में खूब सारा पानी पीते हैं, खूब सारा खाना खाते हैं और सांस लेते हैं, तो सबसे पहले तो श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलती है वो भी गंदी गैस है जो हमारे काम की नहीं, उसको भी उत्सर्जन कहेंगे। तो हमारे शरीर में जो चीजें काम की नहीं हैं उनको उत्सर्जित करना। अभी हम थोड़ी सी दौड़ भाग करते हैं तो हमें पसीना आना आता है ना, आंसू आना, पसीना आना, यूरिन पास करना, ये सब हम लोगों के उत्सर्जन में आते हैं। वेस्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना। देखो, पोषण का उल्टा है ये, पोषण का उल्टा। पोषण में हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, मतलब खाते हैं, हमने एनर्जी ले ली। अब देखो, जैसे हम लोग केला खाते हैं तो उसका छिलका उतार देते हैं ना, तब खाते हैं कि हमारे लिए वो वेस्ट है। तो इस तरह से आपने जितनी चीजें भोजन की खाई, जो भी आपने खाना खाया, तो जो हमारे शरीर के लिए जरूरी था, आंतों ने काम किया, लिवर ने काम किया, वो तो उसने स्वीकार कर लिया। अब जो उसके लिए बेकार था, जिसमें से कुछ नहीं हो सकता, वो हमें शरीर से बाहर निकालना। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन क्रिया। इसमें कौन सा अंग सबसे ज्यादा काम आता है? कौन सा अंग सबसे ज्यादा काम आता है? सही बोला तुमने, मूत्राशय। लेकिन उसके ऊपर दो क्या हैं? गुर्दे, किडनी नहीं सुना है? गुर्दे। ये लाल रंग के जो दो दिख रहे हैं, ये इसका आकार किसके जैसा है? राजमा। जो हम लोग राजमा खाते हैं, कलर भी वैसा
और आकार भी। तो इस राजमा के जैसे हमारे 2 गुर्दे होते हैं शरीर में, जो सारा समय बिना रुके बिना थके ब्लड को छानते हैं, खून को छानते हैं। खून चल रहा है ना, 1 मिनट भी नहीं रुकता, तो ये गुर्दों में जाता है। हृदय से शिराओं, शिराओं से गुर्दों में, और गुर्दे इसको छानते हैं। तो जो इसमें नाइट्रोजीनियस पदार्थ होते हैं ना, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें गंदगी निकलती है, जो पानी पीते हैं उसमें गंदगी निकलती है, उसमें से यूरिन बनता है, हमारा मूत्र का निर्माण होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक बूंद करके बनता है। जब वो इकट्ठा हो जाता है, तब हम लोग दिन में 3-4 बार उसके हिसाब से टॉयलेट जाते, समझ रहे हैं? Yes. और उसमें मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और 2 गुर्दे, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अंग हैं जो कि उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। केवल हम ही लोग नहीं, सारे जानवर, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। ओस की बूंदें नहीं निकलती, एक्स्ट्रा पानी नहीं निकलता, वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, उनमें भी गैस का एक्सचेंज होता है। उनमें जो गोंद, रबड़ और जो सफेद दूध निकलता है कई पत्तियों को, वो सब उत्सर्जी पदार्थ है जो उसके लिए काम के नहीं है। केवल हम ही लोग नहीं, पेड़ों को भी जरूरत है इनकी, पौधों, और आप जानवरों का तो सब जानते ही हैं। आप लोगों ने, सब लोगों ने गोबर के कंडे बनाए हुए हैं, सब जानते हैं कि किस तरह से उससे हम लोग खाद भी बनाते हैं, जबकि वो बिल्कुल एक वेस्ट चीज है, लेकिन उससे भी हम लोगों के यहाँ खाद बनती है। अब समझ में आया? उत्सर्जन के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट परिसंचरण। परिसंचरण, आप लोगों ने इस शब्द को कहीं पढ़ा है? इसको छुपा दो। परिवहन। परिवहन क्या होता है? परिवहन जो जाते हैं। वाहन, परि मतलब दूसरी जगह, वाहन मतलब उस वाहन से जिससे दूसरी जगह जाते हैं। और परिसंचरण, संचरण भी जाना होता है कि संचार माध्यम, मतलब कम्युनिकेशन, एक संदेश का दूसरी जगह संचार होना। तो ये शब्द आपको क्या बताता है? ये किस चीज में है? ये कौन है? हम अभी मैंने बताया, हमारे शरीर में एक चीज है जो हर समय चल रही है, रक्त, ब्लड चल रहा है, 1 मिनट भी नहीं रुकता। अगर कहते यहाँ तुम, अगर हम लोग उंगली को यहाँ बांध दे तो जम जाएगी। अब रबर बैंड कस के बांधो। अगर कभी आपने अपने शूज जो पहने हैं उसकी लेस जोर से बांधो, या आप अपने जो मोजे पहनते हो उस पर रबर बैंड लगा दो, तो वहां पे लाल निशान बन जाता है। क्यों? वहां का खून जम गया, उसको जाने का रास्ता नहीं मिला, वहां की शिरा बंद हो गई, टाइट बंद किया, वहां की शिरा बंद हो गई, इसीलिए खून गाढ़ा हो। हाँ, दबाने से तो इकट्ठा होता है केवल, अगर ज्यादा रबड़ लगा देंगे तो जम ही जाएगा, काला पड़ जाएगा। इसका मतलब देखो, अभी आप इसे दबाइए, सब दबाओ, खून यहाँ आ गया ना इकट्ठा होके, पूरी उंगली का खून इकट्ठा होके यहाँ आ गया ना। और अपने नाखून देखो, लाल हुआ, इसका मतलब ब्लड चल रहा है। परिसंचरण का अर्थ होता है रक्त का हमारे शरीर में दौड़ना। इसके लिए हमारे शरीर में क्या सुविधा दी हुई है? क्या अंग हैं जो दौड़ाते हैं? शरीर को कौन दौड़ाता है? शरीर किस में दौड़ता है? नली में। उन नली का नाम बताओ। शिराएं और धमनियां क्या होती हैं? पढ़ा चुकी हूँ ना मैं, क्लास 6 में पढ़ा चुकी हूँ। शिराएं नीले रंग की और धमनियां शुद्ध रंग लाल रंग की मोटी होती हैं। शिराएं पतली होती हैं, नीले रंग की होती हैं। उनपे जो खून होता है वो अशुद्ध खून होता है, धमनियों में शुद्ध खून होता है, इसीलिए वो ज्यादा लाल होती हैं। और हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहाँ है? हृदय, टैंक, जिसमें सारा खून जमा हुआ है। जैसे पानी की टंकी होती है, ऐसे शरीर में खून की टंकी कौन सी है? हमारा हृदय, हमारा दिल। उसमें से शिराएं और धमनियां निकलती हैं और पूरे शरीर में फैली होती हैं। सबसे ज्यादा शिराएं और धमनियां फेफड़ों में होती हैं, तभी फेफड़े लाल रंग के होते हैं। सबसे ज्यादा खून जो है उनमें दौड़ता है, जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को
ले सके। जो ये परिसंचरण है इसका अर्थ है ब्लड का परिसंचरण। इसको हम लोग रक्त परिवहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त परिवहन तंत्र। इसके मुख्य अंग कौन कौन से हुए? हृदय, धमनियां और शिराएं। इसके मुख्य अंग कौन से हुए? हृदय, धमनियां और शिराएं। परिसंचरण तंत्र। एक तंत्र और, तंत्रिका। किसी ने नहीं बताया। जो अभी आप जो लेसन को समझ रहे हो, मेरी बात को जान रहे हो, ये आपको हेल्प कौन कर रहा है? ब्रेन, मस्तिष्क। मस्तिष्क ही तो काम कर रहा है। मस्तिष्क कर रहा है कि नहीं? सब लोग मानते हैं? अगर जिसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा मतलब वो नहीं समझ रहा कुछ। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको कुछ समझ नहीं रहा। आपको आ रहा है? सबको? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र हमें बाहर की जितनी भी क्रियाएं हो रही होती हैं, ठंड लगना, गर्मी लगना, भूख लगना, महसूस करना, हंसना, बोलना, ये सब कुछ तंत्रिका तंत्र करता है। देखिए, अगर किसी के दिमाग में जरा सी भी चोट लग जाए या उसकी एक नस भी खराब हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं उसको? कि इसका दिमाग ठीक नहीं। बेटा, पागल शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते, ये बहुत बुरा लगता है। मतलब ये शब्द बहुत ही बुरा लगता है। अगर आपको हम लोग मजाक में एक दूसरे को कह देते कि तुम पागल हो, लेकिन ये शब्द एक बहुत बुरा शब्द है, इसको इस्तेमाल नहीं करें। उनको ये कहो इनका दिमाग ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, ठीक से विकसित नहीं हुआ है, या इनके दिमाग में कोई थोड़ी सी खराबी हो गई है। देखो, वृक्क में खराबी हो सकती है, हृदय में जब खराबी होती है तो हम कहते हैं हार्ट अटैक हो गया है ना? तो फिर हम ये क्यों कहें कि हमारे तंत्रिकाओं में खराबी हो गई है तो हम पागल हो गए? ये शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करना कि हम पागल हैं। जैसे आपके और रोग हो जाते हैं, ऐसे दिमाग का भी रोग होता है। जैसे किसी को तरह तरह के रोग होते हैं, तो कभी किसी व्यक्ति को तंत्रिकाओं का भी रोग हो सकता है। तो उसको ये है कि समझ थोड़ी सी कम हो जाती है, वो इतनी अच्छे तरह से सोच समझ नहीं सकता, उसका दिमाग थोड़ा सा असंतुलित हो जाता है। अच्छा, अभी आप लोग कुछ भी जो मैं पढ़ा रही हूँ या ठंडी गर्मी सब महसूस कर रहे हो? कौन करा रहा है? तंत्रिकाएं। देखिए, अभी जैसे मैं आंख बंद कर लूं और मैं यहाँ पर ऐसे हाथ फेरूं, आंख बंद है ना, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि यहाँ चित्र है, यहाँ खाली है, तो मुझे ये मेरे हाथ को कौन बता रहा है? मेरी तो आंख बंद है, महसूस करा रहा है मेरा ब्रेन, मुझे महसूस करा रहा है कि ये ऐसा है। अब मैं यहाँ हाथ रख रही हूँ, ऐसे ऐसे करूँ, ये तो चिकना है, यहाँ कुछ नहीं है। फिर यहाँ रखूंगी कि नहीं, यहाँ कुछ है। ऐसे ही जब अंधेरे में रात में हम लोग चलते हैं जंगल में या घर में और किसी से ठोकर भी खा जाते हैं, खाते हैं, पत्थर से भी, कांटों से भी, तो हम तुरंत उस जगह से हट जाते हैं, जबकि उस समय न रोशनी है, न हमारी आंखों को कुछ दिखाई दे रहा है, अंधेरा है बिल्कुल। तब भी दिमाग नहीं सोया, दिमाग हमें बता रहा है। और एक और बात, आप लोग पढ़ते हो? कैसे पढ़ते हो? आंख बंद करके याद करते हैं हम लोग। जब आप एक लाइन पढ़ लेते हो, उसके बाद आंख बंद करते हो, बोलते हो कि याद हो गया, है ना? मतलब आंख बंद होने पर भी दिमाग चालू है कि नहीं? तंत्रिकाएं कभी नहीं सोती हैं। रात में भी ना कोई सिर में पानी गिरा दे, उठ जाएंगे। यही बस मैं उदाहरण देना चाहती थी। जैसे हमारे शरीर की ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ना बेटा, आप लोग बार बार ये कहते हो हम आंटी थक गए हैं, आंटी हमें नींद आ रही है। बेशक नींद आ रही है, सच बात है कि हम थकते हैं, नींद भी आती है, हमारी मांसपेशियां थकती हैं, जो मांसपेशियां हैं वो थक जाती हैं, तंत्रिकाएं भी थकती हैं। जब हम 4 घंटे लगातार पढ़ते हैं तो हमें समझ, हम कहते हैं हमें ब्रेक चाहिए, मतलब हमें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, दिमाग थक गया है। ये सच है, जब हम रेस्ट करते हैं, सोते हैं, तो तंत्रिकाओं को आराम मिलता है, और जब हम उठते हैं तो फ्रेश
उठते हैं और फिर से याद करते हैं। लेकिन ये तंत्रिकाएं सोती नहीं है। देखो, इनको अगर हम लोग कुछ डाल दें तो जागृत अवस्था में ही होती हैं, बस ये है कि वो लोग रेस्ट कर रही होती हैं। दूसरी एक बात, जितने मैंने अभी तंत्र पढ़ाए, ये 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठते। न श्वसन, न पोषण, न उत्सर्जन, न परिसंचरण, न तंत्र। क्यों? भोजन हमेशा पचता रहता है, सांस हमेशा चलती रहती है, और उत्सर्जन, हमारे बॉडी से पसीना हर समय निकलता रहता है, और ब्लड हमेशा चल रहा है, तंत्रिका हमेशा काम कर रही है। मतलब एक भी इसमें से खराब हो जाए या थोड़ी देर के लिए भी चलना बंद हो जाए तो हम मृत्यु हो सकती है। अगर ये कोई कहे कि मैं 2 दिन से टॉयलेट नहीं गया हूँ, कि मैं पेशाब करने नहीं गई हूँ 2 दिन से, तुरंत उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसकी नलिकाएं बंद हो गई हैं, पेशाब बनना बंद हो गया है, और मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु भी हो सकती है, बहुत मजाक बात नहीं है। आपने हैजा तो सुना ही है। अगर किसी को बहुत ज्यादा दस्त उल्टी हो जाते हैं, मतलब खाना नहीं पचता, तो लोगों की मृत्यु होती है। होती है कि नहीं? इनमें से कोई भी तंत्र खराब हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, उसी समय मर जाएंगे। दिल धड़कना बंद हो जाए, मर जाएंगे उसी समय, पता भी नहीं चलेगा मरे कैसे। मरने की बात तो नहीं देखेंगे आकर। इसलिए हमने इस पाठ का नाम क्या रखा है? इन प्रक्रियाओं से जीवन है, नहीं तो जीवन नहीं है। समझे कितना इंपॉर्टेंट पाठ है ये हम लोग के लिए। और ये जीवन की प्रक्रिया केवल हमारे लिए नहीं, पेड़ पौधों से लेकर, चींटी से लेकर हाथी, वेल, सब के लिए, जीवाणु के लिए भी, विषाणु के लिए भी, जो हमारे लिए नुकसान और लाभदायक दोनों हैं, उनके लिए भी ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद एक और अभी प्रक्रिया है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी। तंत्रिका तंत्र के साथ ही हम लोग इसको कहते हैं समन्वय एवं नियंत्रण। हमारे शरीर का नियंत्रण कौन कर रहा है? आपका जो व्यवहार कर रहे हो, इसका नियंत्रण कौन कर रहा है? इसीलिए तो तंत्रिका तंत्र का नाम पड़ा समन्वय एवं नियंत्रण। बैलेंस, समन्वय होता है बैलेंस। अब हम लोग खड़े हैं ना, अभी मैं खड़ी हुई हूँ, या तुम लोग पोस्चर ऐसे ठीक से बैठे हो, ये ब्रेन ही कर रहा है, समझ रहे हो? वही हेल्प करता है, तो हम ठीक से खड़े हो सकते हैं, बोल सकते हैं, वही हमें बताता है कि क्या करो। इसीलिए इसका नाम है समन्वय एवं नियंत्रण। एक बात आप लोगों ने जो भूल रहे हो, जो अभी तक किसी ने नहीं बताई, वृद्धि एवं प्रजनन। एक मिनट, इस शब्द को तो सब जानते हैं बेटा। नीलम, जब आप क्लास 7th में थे तो आपकी हाइट कितनी थी? इतनी नहीं, 140 सेंटीमीटर या समथिंग ऐसे थी, और अब 145 सेंटीमीटर हो गई है, या 150 सेंटीमीटर हो गई है। नापूंगी तो 150 तो निकलेगी, 5 फुट की तो लगी रही है। 140 थी, 150 सेंटीमीटर हो गई, तो इसको क्या कहेंगे? वृद्धि। चने के बीज को भिगोते हैं ना, प्रांकुर और मूलांकुर निकलता है, तो क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है, कि वो बढ़ रहा है, पौधा बढ़ रहा है, हर जीव बढ़ता है। लेकिन कुछ समय के बाद हम जीवों की वृद्धि रुक जाती है, हमारी हाइट जब आप लोग बड़े हो जाते हो, आपकी हाइट रुक जाती है, तब हम लोग ये कहते हैं ना कि अब इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा नहीं। समझ गए? तो वृद्धि में ये अंतर। प्रजनन शब्द की मीनिंग है कि जब हम लोग पूर्ण वृद्धि को प्राप्त कर लें, जब हम उतने बड़े हो जाएं, वयस्क हो जाएं, तब वो जीव अपने जैसे बच्चों को उत्पन्न करता है, उसको कहते हैं प्रजनन। जैसे मुर्गी अंडे देती है, कुत्ते बिल्ली बच्चे देते हैं, सांप अंडे देता है, और बीज में से पौधा निकलता है। ये सब चीजें प्रजनन के अंतर्गत आती हैं। प्रजनन 3 तरह के होते हैं। प्रजनन 3 तरह के होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे पेड़ पौधे देखा होगा
जो बिना बीज के उग जाते हैं, तने से उग जाएंगे, पत्ती से उग जाएंगे, कुछ भी डालो उग जाता है, तो उसको कहते हैं कायिक, उसको कहते हैं कायिक प्रजनन। कुछ कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें फूलों के बिना भी नया पौधा बन जाता है, उनको कहते हैं अलैंगिक प्रजनन, जिसमें कि फूल की आवश्यकता नहीं होती। एक में नर और मादा दोनों फूलों की आवश्यकता होती है, या दोनों स्त्री केसर और पुंकेसर की आवश्यकता होती है। ऐसों को हम लोग कहते हैं लैंगिक प्रजनन। जो जितने भी हमारे जीवधारी हैं, मतलब जीव जंतु हैं, उनमें 99% मतलब 99% लैंगिक प्रजनन ही होता है। अब सब लोग जानते हैं कि जानवरों में नर और मादा अलग अलग होती है। कितने भी छोटा जानवर हो, बड़ा जानवर हो, सब में ही आप लोग जानते हो ना कि ज्यादातर चिड़िया में भी चिड़ा और चिड़िया, मोर और मोरनी, और क्या हाँ दो होते हैं, मोर और मोरनी अलग अलग होते हैं, नर और मादा अलग अलग होता है। आप लोगों ने कभी नहीं देखा चिड़िया और चिड़े में फर्क नहीं मालूम? उसके नेक में दिखाई देता है फर्क। जो चिड़िया का कलर है नेक का और चिड़े का जो मेल है उसमें फर्क होता है, कभी देखना इसको। ऐसे ही तोते में भी होता है, सब में फर्क होता है बेटा। तो जितने जीवधारी हैं, उच्च श्रेणी के जितने भी जीवधारी हैं, उनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं और उनमें लैंगिक प्रजनन होता है। जब नर और मादा किसी सीमित वृद्धि तक आ जाते हैं, उनके बाद वो अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं, जिसको हम प्रजनन कहते हैं। अब आप लोग, और प्रजनन और वृद्धि के बाद एक और मैं जीवन की प्रक्रिया बताऊं। जब हम छोटे से बच्चे होते हैं, हम लोग 17-18 साल के हो गए, 20 साल 22 साल, उसके बाद शादी हो जाती है, उसके बाद परिवार हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो ये जीवन की प्रक्रियाएं एक सर्कल में चलती रहती हैं। अगर ये वृद्धि और प्रजनन न होता तो क्या आज संसार में इतने जीव होते? नहीं होते। एक चिड़िया होती, बस मर गई, चिड़िया खत्म। एक इंसान होता, मर गया, खत्म। हम लोग प्रजनन इसीलिए होता है ताकि मरने के बाद हमारी जाति कायम रहे, हमारी जाति को जिंदा रहे, हमारी जाति को लोग पहचान सके कि ये इंसानों की जाति है। समझ रहे हैं? ये कुत्तों की जाति है, ये शेर की जाति है, ये बिल्ली की जात है। अगर बिल्लियां सारी मर गई तो कहेंगे इनकी जात खत्म हो गई। आप जानते हैं कोई एक जात खत्म होने वाली है? चीता खत्म होने वाले हैं, बहुत कम बचे हैं, गिनती के 1000 या 2000 बस। हाँ खत्म। पता है क्यों? क्योंकि बेचारे वो जितने पैदा होते हैं ना एक दिन में, हम लोग उससे ज्यादा मार डालते हैं, शिकार करते हैं। जब आपकी संख्या कम होती जाएगी तो जाति खत्म। एक ऐसा जानवर जो जात खत्म हो चुकी, डायनासोर। डायनासोर तो खत्म ही हो गया, वो बेचारा जिंदा ही नहीं रह सका, क्योंकि वो अपने आप को अनुकूलित नहीं कर। बताया था ना अनुकूलन में कि जो अनुकूलित कर लेते हैं वो जिंदा रहते हैं, जो जीत जाता है वो हाँ, और जो नहीं जीतता उसकी जाति खत्म। समझ गए? अब मैं एक बार पूरा दोहरा लूं कि कौन कौन सी जीवन की प्रक्रियाएं हैं। सब लोग एक साथ बोलेंगे। कल सारे बच्चे बड़ी सी पत्ती, जितनी बड़ी हो सके, कल नहीं परसों लेकर आना, जितनी बड़ी हो सकती है, जैसे पीपल की, कदम की, हाँ सबको लानी है, मुझे हर टेबल पर देखनी है कल, क्योंकि हम ये प्रक्रियाएं पहले पौधों में पढ़ेंगे, उसके बाद जान किसी की भी बस पत्ती लानी है। ये देखो है ना पत्ती, ये पढ़ाऊंगी कल ये पढ़ाऊंगी मैं पत्ती का। हम लोग बोर्ड पे नहीं बनाएंगे ना, मैं आपको चित्र दिखाऊंगी, मैं आपको लाइव पत्ती खुद दिखाऊंगी कैसे पत्ती में हो। थैंक यू।